जिस चीज़ का नाम जितना प्रभावशाली रखा जाता है उसका विनाश उतना ही कायदे से तैयार किया जाता है। क्योंकि इसी देश में पहले नारा लगा था, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अब कितना आगे बढ़ा ये तय होगा कि कितना पढ़ा इंडिया। जिस समय आत्मनिर्भर का नारा दिया गया उस समय सबसे ज़्यादा फॉरेन फंडिंग के रास्ते खोल दिए गए। जिस समय विकसित भारत का नारा दिया गया उस वक्त रिपोर्ट कह रही है कि गैर बराबरी में इतने ज़्यादा लोग गरीब होते चले गए कि 80 करोड़ को तो आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, फिर किसका विकास। इसी तरह इसका नाम विकसित भारत की बजाय मुझे लगता है होना चाहिए विभाजित भारत अनपढ़ प्रतिष्ठान अधिनियम। क्योंकि शिक्षा तो देना नहीं है, और विभाजित इसलिए क्योंकि अब शिक्षा किसे मिलेगी ये बंटवारा तय हो जाएगा। शिक्षा पर हम लोग बहुत ज़रूरी सवालों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब शिक्षा पर चौतरफा हमला हो रहा है। अभी संजय जी ने जहाँ से बात ख़त्म की मैं वहीं से शुरू करता हूँ। जिस चीज़ का नाम जितना प्रभावशाली रखा जाता है उसका विनाश उतना ही कायदे से तैयार किया जाता है। क्योंकि इसी देश में पहले नारा लगा था, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अब कितना आगे बढ़ा ये तय होगा कि कितना पढ़ा इंडिया। जिस समय आत्मनिर्भर का नारा दिया गया उस समय सबसे ज़्यादा फॉरेन फंडिंग के रास्ते खोल दिए गए। जिस समय विकसित भारत का नारा दिया गया उस वक्त रिपोर्ट कह रही है कि गैर बराबरी में इतने ज़्यादा लोग गरीब होते चले गए कि 80 करोड़ को तो आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, फिर किसका विकास। जिस समय स्वदेशी का नारा दे रहे थे उस समय केवल अपने 2 दोस्तों को पूरा देश बेच रहे थे। इसी तरह इसका नाम विकसित भारत की बजाय मुझे लगता है होना चाहिए विभाजित भारत अनपढ़ प्रतिष्ठान अधिनियम। क्योंकि शिक्षा तो देना नहीं है, और विभाजित इसलिए क्योंकि अब शिक्षा किसे मिलेगी ये बंटवारा तय हो जाएगा। और कौन शिक्षा नहीं पाएगा अब तय उन लोगों को करना है। हालांकि उन्हें इतना कमजोर कर दिया गया है कि उन्हें पता ही नहीं है कि इस तरह का कोई कानून भी पास हो रहा है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक सत्ता की जिम्मेदारी थी, और समाजवादियों का पुराना नारा हुआ करता था, संजय जी जानते होंगे, और तमाम लोग ये नारा लगाते थे सड़क पर कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। यानी लोकतांत्रिक राज्य की जिम्मेदारी थी कि वो मुफ्त में निःशुल्क शिक्षा दे, ताकि गरीब आदमी की जेब से तय न हो कि उसके बच्चे पढ़ पाएंगे या नहीं। क्योंकि शिक्षा केवल डिग्री का जरिया नहीं है, वो डिग्रियां तो अक्सर फर्जी भी निकल जाती हैं। शिक्षा केवल नौकरी का एक जरिया नहीं है, शिक्षा समझदारी देती है, चेतना पैदा करती है, और जिस हुकूमत को समझदार नागरिक नहीं चाहिए वो पहले ही शिक्षा बर्बाद करती है। मैं यही जगह है, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलानिया दावा भी किया था, और अब वो हकीकत भी हो रहा है। इस पर किताब भी लिखी मैंने। जो खतरे मैंने कुछ दिन पहले, और बहुत सारे लोग इस परिसर में बैठे हैं जो कई सालों से इन खतरों के खिलाफ लड़ भी रहे हैं, लेकिन वे खतरे इतने बढ़ गए। अब यूजीसी एक बिल ले आ रही, एक गजट नोटिफिकेशन है, देखने में उसका नाम है समता समिति, और जो कोर्ट के दबाव में लाई गई, मजबूरी में लाई गई। ये मोदी सरकार का कोई एहसान नहीं था कि वो इस देश के SC ST के साथ OBC को भी कैंपस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रोकना चाह रहे थे। वो तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी। रोहित वेमुला पाल तड़वी की घर के लोग, उनकी माएं जब कोर्ट में इस तरह की लड़ाई लंबे वक्त तक लड़ती हैं, 10 साल हो गया, 2016 की बात थी, 2026 चल रहा है, 17 जनवरी, तो कोर्ट ने कहा कि 2012 का रेगुलेशन अब कारगर नहीं है और सख्त रेगुलेशन बनाओ। उसमें यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अभी हैं उस बेंच में भी शामिल थे। और जब कोर्ट के दबाव में वर्तमान मोदी सरकार ने उसको गजट नोटिफाई किया तो उसे इतना उथला, इतना अस्पष्ट बनाया कि देखने में वो लगे कि समता है, वो समता समिति न्याय करेगी, और भीतर से इतना कमजोर, इतना खोखला बनाया कि वो पहले ही हियरिंग में रुक गया और उसे रोकने वाले
वही हैं जिन्होंने इसको मजबूत करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाला था। फिर जुडिशरी में कौन है, कहां है? उसके बाद इस बीच में आपने पूरे देश में क्यास मचा दिया। इस देश के जनरल कैटेगरी के लोगों को सड़क पर उतारा और उन लोगों ने खुलेआम विरोध किया। मुट्ठी भर लोग थे, कहीं भी ऐसा हुजूम आप नहीं देखेंगे। और वो लोग, उनका विरोध का स्तर यह था कि प्रधानमंत्री को तेलिया कहकर के गाली दे रहे थे। एक मुकदमा उनके ऊपर नहीं हुआ, जाति के नाम पर गाली दे रहे थे। वे नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते, ये वही लोग थे जो हिंदू हृदय सम्राट बनके उन्हें सर आंखों पे बिठाए थे, उनके 100 गुनाह माफ थे और उनकी कब्र खोदने के नारे लगाए। एक मुकदमा किसी के ऊपर नहीं हुआ। ये वही लोग थे जिनको टेलीविजन पर प्राइम टाइम डिबेट में हिस्सा बनाया गया और एंकर कह रहे थे कि भारत क्या विकसित होगा, यहां तो जाति पूछी जा रही है। और ऐसे वक्त में जब यही हुकूमत मानने को मजबूर होती है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उसको भी धोखा कर रहे हैं, उसमें भी कॉलम नहीं है। उसी बीच में पहली हियरिंग में यूजीसी का बिल रोक दिया। आपने एससी एसटी ओबीसी को क्या पैगाम दिया कि, और ये बात हमने नहीं कही, है इंदिरा जयसिंह ने उसी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने बोला कि ये अच्छा संकेत नहीं है इस देश के लिए कि आप एक कानून बनाइए, उसके विरोध में कुछ लोगों को सड़क पर उतारकर कानून व्यवस्था का संकट पैदा करिए और उसके बाद रुकवा दीजिए। दूसरी कम्युनिटी को मैसेज जा रहा है कि जो ताकतवर है वो अपने मुताबिक फैसले करवा रहा है। फिर आज देखिए विश्वविद्यालयों में क्या स्थिति हो गई। इस देश का एक कोई कैंपस आज की तारीख में ऐसा नहीं है जिसमें समता समिति को मजबूती से लागू करने के लिए आंदोलन न शुरू हो गया, लेकिन टीवी डिबेट नहीं हो रही। ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजी क्या कहलाती है? विरोध करने वाले वही थे, उसके बाद उसको टीवी पर बैठ करके आने वाले वक्त में सारे सामान्य वर्ग के लोग जेल में हो जाएंगे, ऐसा दुष्प्रचार करने वाले टीवी पर एंकर भी वही थे, कोर्ट में फैसला लेने वाले भी वही थे। आप इस देश को इतना बांट रहे हो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं विभाजित भारत आपका मकसद ही है। आप इस देश के एससी एसटी ओबीसी को अब इतना मूर्ख समझ रहे हैं कि आपको लगेगा कि एक तबके से विरोध करा के आप उनके हितैषी बन जाएंगे। वो आपसे सवाल पूछेगा कि इन्हीं विश्वविद्यालयों को जब आप प्राइवेट हाथों में बेच रहे हो इस विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान में, तो सबसे पहला हक किसका मारा जाएगा? वो एससी एसटी ओबीसी का मारा जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन खत्म उसमें से। और सेल्फ फाइनेंस कोर्स ले आ रहे हैं आप। हमने अपनी किताब में भी ये बात लिखी है। मैं जब डीयू में आया 2009 में, तो कुछ कोर्स ऐसे थे 4000, 5000, 6000 फीस थी उसकी, और आज उनकी फीस 30,000, 40,000, 50,000 हो गई। 10 साल में किसकी आमदनी 10 गुना पड़ी है? तो शिक्षा तो वैसे ही गरीबों से दूर हो गई, और उन गरीबों में 90% एससी एसटी ओबीसी है।